हेलो फ्रेंड्स, मैं सुकुमार त्यागी। आज पर्यावरण की पेडागोजी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी। ये चाहे एमपी टेट हो, सी टेट हो, सब में बहुत बार पूछी जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को चाहे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि संश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है, आगमन क्या होता है, निगमन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं। ह्यूरिस्टिक क्या होता है, बहुत बार पूछी भी गई हैं, बहुत बार आई भी हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले एजुसेट विधि। तो एजुसेट विधि क्या होता है? जो आज का युग कैसा है, सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। प्रत्येक क्षेत्र में सूचना तकनीक कंप्यूटर का विस्तार हो रहा है। मतलब जो आज का युग है, जो वर्तमान है, वो कौन सा युग है? सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। प्रत्येक क्षेत्र में सूचना तकनीकी कंप्यूटर का विस्तार हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तकनीक का प्रयोग बढ़ रहा है। पिछले दिनों हरियाणा में एजुसेट प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कराया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि एजुसेट विधि का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी में करते हैं। जहाँ सूचना टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, कंप्यूटर का विस्तार हो रहा है। क्वेश्चन दूसरा बनता है कि एजुसेट विधि का उपयोग कहाँ हो रहा है? सबसे पहले एजुसेट विधि का उपयोग कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में जो एजुसेट प्रणाली है उसका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। हम बात करते हैं, अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण और संश्लेषण होता क्या है? विश्लेषण एवं संश्लेषण एक दूसरे की पूरक विधियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विश्लेषण का पूरक क्या होता है? तो संश्लेषण। संश्लेषण का पूरक क्या होता है? विश्लेषण। क्या होता है? ये एक दूसरे की पूरक है। किसी भी समस्या का विश्लेषण करने के पश्चात उसका संश्लेषण करना भी आवश्यक माना जाता है। अध्यापक के लिए यह जरूरी है कि वह शिक्षण के समय दोनों विधियों का उचित समन्वय कर उसका उपयोग करें। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर हम किसी समस्या का विश्लेषण कर रहे हैं तो उसका हम संश्लेषण भी करते हैं। मान लो अध्यापक ने किसी भी समस्या का विश्लेषण किया तो उसका संश्लेषण करना आवश्यक होता है। विश्लेषण और संश्लेषण क्या होते हैं? ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बनता है कि कौन सा पूरक होता है? तो ये एक दूसरे क्या होते हैं? पूरक होते हैं। शिक्षण के समय दोनों विधियों को, एक अध्यापक को क्या जरूरत है कि शिक्षण जब अध्यापक पढ़ाता है तो उसको दोनों विधियों का उचित समन्वय का उपयोग करना चाहिए। हम बात करते हैं अगली विधि पे, वेरी इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो विश्लेषण विधि और संश्लेषण। विश्लेषण संश्लेषण एक दूसरे की पूरक होती है। जो विश्लेषण और संश्लेषण होती हैं वो एक दूसरे की पूरक होती हैं। अब विश्लेषण में क्या होता है? विश्लेषण में अज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब हमें कोई चीज नहीं पता है तो हम अज्ञात, माने हमें ज्ञात ही नहीं है, हम दूसरी ज्ञात की ओर जा रहे हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर। संश्लेषण में क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया था। मतलब विश्लेषण में अज्ञात से ज्ञात की ओर और संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया था। विश्लेषण विधि के द्वारा छात्र स्वयं सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर इस बात की खोज करते हैं कि किसी समस्या को हल करने के लिए किन आवश्यक बातों की जानकारी होनी चाहिए। इस विधि में किसी भी समस्या की गहराई तक पहुंचने के लिए समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर अज्ञात की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात कही गई है। तो विश्लेषण विधि क्या होती है? यहाँ पर छात्र स्वयं करता है, स्वयं अवलोकन करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस विधि में छात्र स्वयं अवलोकन करता है? तो विश्लेषण विधि में छात्र स्वयं अवलोकन करता है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए किन आवश्यक बातों की जानकारी होनी चाहिए? इस विधि में किसी भी समस्या की गहराई तक पहुंचने के लिए समस्या को छोटे छोटे भागों में अज्ञात की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो विश्लेषण विधि क्या होती है? यहाँ पर छात्र को, जो बालक है, जो छात्र है, वो क्या करता है? स्वयं खोजता है और देखता है कि हमें जो समस्या है उसकी आवश्यकता के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। इस विधि में किसी भी समस्या की गहराई तक पहुंचने के लिए समस्या को क्या करता है? बालक छोटे छोटे भागों में लेता है और अज्ञात की ओर पहुंचने का प्रयास करता है। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछ जाते हैं, विश्लेषण से एक दो क्वेश्चन बने जाते हैं, आते हैं काफी बार। अब विश्लेषण विधि के लाभ क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं? तो विश्लेषण विधि का पहला लाभ क्या है?
यह विधि खोज करने की सबसे प्रभावशाली विधि है। यदि बालक को खोज करना है, यदि तुम्हें बालक का विकास करना है, तो यह विधि क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज का खोज करना। तो किसी भी, यह विधि क्या होती है? खोज करने की सबसे प्रभावशाली विधि है। अगला क्या है? छात्रों को इस विधि में विचार करने का अवसर उपयुक्त एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से मिलता है। विश्लेषण विधि में क्या होता है? छात्र अपने विचारों के अवसर उपयुक्त एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से मिलता है। इससे एक क्रियाशील विधि माना गया है। विश्लेषण विधि क्या होती है? एक क्रियाशील विधि होती है। इसके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। भाई किसी भी चीज का जब हम विश्लेषण करेंगे, जो हम ज्ञान सीखेंगे, वो क्या होता है? स्थायी होता है। क्रियाशील विधि होती है विश्लेषण। और छात्र क्या होता है? यहाँ पर अपने विचारों को रखता है। भाई मानो हमने किसी काम को स्वयं करके सीखा, तो वह हमारा ज्ञान कैसा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। हम भूल भी सक रहे थे, भूल सकते थे, नहीं भूल सकते थे, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर देखते हैं। अब विश्लेषण विधि के दोष क्या होते हैं? तो विश्लेषण विधि के निम्न दोष होते हैं। इस विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु के द्वारा, दोष क्या होते हैं? इस विधि के द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में अधिक समय लगता है। दोष क्या होता है? कि किसी भी चीज का हमें विषय वस्तु सिखाना है, कोई वस्तु हमें सिखाना है, अध्यापक को विषय के बारे में जानकारी सिखाना है, तो क्या होता है? हमें यहाँ पर क्या लगता है? अधिक समय लगता है। अगला क्या है? अगला पॉइंट क्या है? इसका दोष क्या है? तो ये दोष हो गया कि इस विधि के द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में अधिक समय लगता है। अगला पॉइंट क्या दिया है? कठिन विधि होने के कारण इसमें नारसता का भावना। भाई जब बालक स्वयं सीखेगा तो क्या होगा? हमें कठिन भी होगी। तो कठिन होने का क्या होती है? हमें नारसता को भावना उत्पन्न होती है। इस विधि में छात्र धीरे धीरे नार्जन करते हैं। मतलब क्या होता है? इस विधि में जो छात्र होते हैं, वो क्या होते हैं? धीरे धीरे सीखते हैं। धीरे धीरे सीखते हैं कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भाई क्या होता है? विश्लेषण में यहाँ छात्र स्वयं करके सीखता है। अब बात करते हैं संश्लेषण। इंपोर्टेंट विधि है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है। संश्लेषण में क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस विधि में बहुत से तथ्यों के संबंध के में जानकारी के आधार पर एक संयुक्त चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस विधि से खंडों में प्राप्त ज्ञान को समग्र रूप से जोड़कर समझाया जाता है। मतलब क्या होता है? जो संश्लेषण विधि होती है, वहां हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या दिया है? इस विधि में बहुत से तथ्यों के संबंधों में जानकारी के आधार पर एक संयुक्त चित्र बना लेते हैं। हम छोटी छोटी जानकारी ले लेते हैं और चित्र बना लेते हैं। दूसरे शब्दों में इस विधि से खंडों में प्राप्त ज्ञान को समग्र रूप से जोड़कर समझा जाता है। भाई हमको छोटे छोटे भागों में कोई ज्ञान मिला है, उसको हम जोड़कर बड़े रूप में उसको हम समझा सकते हैं। तो विधि या क्या होता है? विश्लेषण का उल्टा क्या होता है? संश्लेषण। सीधी सी बात है। विश्लेषण का उल्टा क्या होता है? संश्लेषण। हम बात करते हैं इनके गुण और दोष। तो सबसे पहले संश्लेषण गुण क्या होते हैं? भाई पहला गुण क्या होता है? यह काफी सरल विधि मानी जाती है। जो संश्लेषण विधि क्या होती है? काफी सरल विधि होती है, सूत्र पर आधारित होती है। मतलब जो मंद बुद्धि के छात्रों के लिए यह विषय उपयोग होती है। मतलब जिन्हें बालकों की कम बुद्धि है, जो मंद बुद्धि के छात्र हैं, उनके लिए क्या यह विधि बहुत ही उपयोगी होती है। इस विधि को सिखाने में कम समय लगता है। यह सीखने की विशेष मनोवैज्ञानिक विधि है। तो पूछ सकते हैं कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक विधि है? तो संश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि मंद बुद्धि वाले छात्रों को हम किससे सिखाते हैं? तो संश्लेषण से। संश्लेषण क्या होता है? सूत्र के आधार पर आधारित होती है। यहाँ पर बालक क्या करता है? सूत्र से सीखता है। और क्या होता है? जब हम सूत्र से किसी चीज को सीखेंगे, रट के करेंगे, तो क्या होगा? हमें समय समय कम लगेगा, जल्दी सीख जाएंगे। अब बात करते हैं संश्लेषण। संश्लेषण के दोष क्या होते हैं? इस विधि में छात्रों में तर्क निर्णय समुचित विकास नहीं हो पाता। मतलब यह विधि क्या करती है? छात्रों में तर्क नहीं। हमने कहा कि तुम्हें सीधे जाओ तो तुम सीधे चले जाओगे। हमने कहा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तुम आप आराम से वो लगा दो,
फॉर्मूला लगा दिया, निकाल दिया। अब तो उसके बारे में जानकारी नहीं लोगे। हमने कहा ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, पर्यावरण क्या होता है, तो तुम सीधा फॉर्मूला लगा दोगे। हमने कहा मीथेन का क्या है, अब उसको तुम परिभाषित कब करोगे, विश्लेषण करोगे। यहाँ क्या होता है, हम सीधा फॉर्मूला देखते हैं, आंसर देखते हैं उसमें क्या दिया है। इस विधि में छात्र स्वयं अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। तो संश्लेषण विधि होती है, यहाँ पर छात्र क्या करते हैं, स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस विधि में पदों का अनुकरण विशेष यांत्रिक रक्त से किया जाता है। भाई क्या होता है, ये जो विधि होती है यहाँ पर क्या होते हैं, छात्र स्वयं नहीं सीखते, केवल क्या करते हैं, ये सूत्रों पर आधारित विधि है। यहाँ क्या करते हैं, विधि में पदों का अनुकरण विशेष यांत्रिक ढंग से किया जाता है। तो ये सब विधियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, बहुत बार आए भी हैं, पूछे भी हैं। तो यहाँ क्या करना अपन को, विश्लेषण होता क्या है, संश्लेषण होता क्या है, दोनों हमने बताया आपको। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है विश्लेषण संश्लेषण में। एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे राजस्थान टेट हो, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार आए भी हैं। तो ये आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।